गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज हम केमिकल काइनेटिक्स का। पहला ही चैप्टर है हमारा, मतलब वैसे तो चैप्टर थर्ड है लेकिन इस चैप्टर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो फिजिकल केमिस्ट्री का हमारा चैप्टर है और आइए देखते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो भाई 11th क्लास की अगर हम बात करें तो 11th क्लास में एक तो हमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था, थोड़ा सा रिलेट करते हैं इसको। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था, एक हमने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा था, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा था। देखो थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है, कोई भी एक जर्नल रिएक्शन हमने ले ली, भाई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो गिवन कंडीशंस पे रिएक्शन फिजिबल होगी, मींस होगी या नहीं होगी, उसका जवाब हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स में था डेल्टा जी की वैल्यू। मींस अगर थर्मोडायनेमिक्स में डेल्टा जी क्या था, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, जो कि ये कहता था अगर डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 0 है तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, मींस फिजिबल होगी। तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि कोई रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है। तो वो कौन बताएगा, उस रिएक्शन के लिए हम डेल्टा जी की वैल्यू निकालेंगे और डेल्टा जी की वैल्यू से हमें ये पता लगेगा कि रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही। चलिए अब रिएक्शन हो रही है, उसके बाद अगली कहानी आती है कि जब एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट की कितनी यील्ड हमें मिलेगी, मींस रिएक्शन का एक्सटेंट क्या होगा, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन का एक्सटेंट कितना होगा। देखिए जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा ही किसी रिएक्शन में 90% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, किसी में 70 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, 100% कभी किसी में नहीं होता। तो किसी रिएक्शन में अब देखिए या तो हो सकता है कि कोई रिएक्शन हुई और उसमें जो रिएक्टेंट की बची हुई कंसंट्रेशन है, जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन है, वो ऑलमोस्ट बराबर है जो आपने रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन ली थी। मींस आपकी रिएक्शन हो भी गई और सारा का सारा रिएक्टेंट यूं का यूं पड़ा, तो उस रिएक्शन का फायदा ही नहीं। इस रिएक्शन को हम लोग कहेंगे कि इसका एक्सटेंट वेरी लो, बहुत लो एक्सटेंट है, इसका लेस है। दूसरा हमारे पास आता है कि एक रिएक्टेंट है और वो लगभग इसकी कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की जो बची हुई कंसंट्रेशन है लगभग 0 को अप्रोच करते हैं। 0 होगी नहीं कभी भी, वो किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट कभी भी 100% प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है। हाँ, मैक्सिमम ऑफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है और हम कहेंगे ऐसी रिएक्शन का एक्सटेंट हाई है। अब किसी रिएक्शन का रिएक्टेंट लो है, एक्सटेंट लो कब होगा, हाई कब होगा, वो बताता हमें केमिकल इक्विलिब्रियम में। कैसे, केमिकल इक्विलिब्रियम में एक के होता था जिसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते थे। इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हमें ये बताएगी कि किसी रिएक्शन का रिएक्टेंट लो होगा या हाई होगा, कम एक्सटेंट होगा, ज्यादा होगा। कैसे, जनरली ये कहा जाएगा कि जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिस रिएक्शन में लेस देन 1 होगा वो लो एक्सटेंट की रिएक्शन होगी और जिसका ग्रेटर देन 1000 होगा वो हाई एक्सटेंट की रिएक्शन होगी। और जनरली जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू रहती है वो रिएक्शंस के लिए 1000 से कम लेकिन 1 से ज्यादा रहती है। तो मींस किसी रिएक्शन का एक्सटेंट, अब रिएक्शन हो तो रही है लेकिन अच्छा खासा प्रोडक्ट नहीं मिल रहा तो उस रिएक्शन का फायदा है। रिएक्शन हो भी रही है, एक्सटेंट भी अच्छा मिल रहा है, और एक्सटेंट के बारे में कौन बताएगा हमें, केमिकल इक्विलिब्रियम। अब देखो रिएक्शन हो भी गई, ठीक है, वो डेल्टा जी की वैल्यू थर्मोडायनेमिक्स ने बता दिया कि रिएक्शन हो जाएगी, प्रोडक्ट भी अच्छा खासा मिल जाएगा। अब अगला सवाल जो आता है हमारे पास वो आता है कि रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनेगा तो उस बनने के पीछे स्टोरी क्या होगी, उस बनने के पीछे क्या कहानी होगी, क्या थ्योरी होगी, कैसे वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, किन फैक्टर, अच्छा कोई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो रिएक्शन कितने टाइम में हो रही है और स्लो हो रही है, फास्ट हो रही है, क्यों वो स्लो हो रही है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो उस रिएक्शन को आप फास्ट कर सकते हैं, एटसेट्रा, इस तरह की चीजें। और फिर दूसरा क्या कहानी रही होगी, कैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना होगा, वो सारी चीजें हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे। देखिए ये तीनों चैप्टर आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। इसने ये बता दिया कि रिएक्शन होगी, इसने ये बता दिया कि हाँ अच्छा खासा प्रोडक्ट भी मिल जाएगा, फिर किन फैक्टर्स पे इसके प्रोडक्ट का मिलना। अब एक देखिए एक हो तो रहा है, एक प्रोडक्ट मिल रहा है हमें, सपोज रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मिल रहा है, इसके लिए दो रिएक्शन है, ए से बी या दूसरी हम लेके चलते हैं सी से डी, दोनों ही रिएक्शन में हमारे पास सेम प्रोडक्ट बन रहा है। इस रिएक्शन ए से बी में यील्ड भी थोड़ी ज्यादा मिल रही है
और इसमें यील्ड कम मिल रही है, इसमें यील्ड हाई है और इसमें यील्ड लो है, लेकिन ये जो रिएक्शन है ये 1 ईयर में कंप्लीट हो रही है और ये जो है ये 1 डे में कंप्लीट हो रही है। हमारे लिए कौन सी अच्छी है? इसका मतलब ये रिएक्शन ज्यादा, जिसमें प्रोडक्ट वो 1 साल में उतना प्रोडक्ट देगा, इसमें हम 1 दिन में उतना प्रोडक्ट ले लेंगे, या भले ही उससे कम प्रोडक्ट, थोड़ा बहुत कम प्रोडक्ट में मिल जाए। दूसरा ये बात क्या है, ये रेट उसका कि रिएक्शन किस स्पीड से हो रही है। तो किन फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट कर रहे हैं कि वो तो 1 साल में हो रही है और सेम प्रोडक्ट हमें 1 दिन में भी मिल जाता है। उन चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स में। तो आइए अब हम लोग केमिकल काइनेटिक्स शुरू करते हैं, डेफिनेशन शुरू करते हैं। इसकी क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? एक तो रिएक्शन के पीछे की कहानी क्या है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जब बन रहा है तो उसके पीछे की क्या कहानी, कैसे बन रहा है, क्या मैकेनिज्म उसका रहा है। दूसरी बात, जो यील्ड है वो किन किन कंडीशंस से अफेक्ट होती है, या जो उसकी स्पीड है, जो उसका रेट है, वो किन किन कंडीशन से अफेक्ट होता है, वो हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे। तो इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of rate of a chemical reaction, comma, factors affecting it and the mechanism of the reaction is known as chemical kinetics। देखिए भाई, इसका मतलब ये नहीं है कि फिजिकल का चैप्टर है तो हम केवल इनऑर्गेनिक की रिएक्शंस का काइनेटिक्स पता लगाएंगे या ऑर्गेनिक का पता लगाएंगे। केमिकल काइनेटिक्स में कोई भी रिएक्शन, चाहे वो आपकी इनऑर्गेनिक की रिएक्शन हो चाहे ऑर्गेनिक की रिएक्शन हो, किसी का भी रेट अगर हमें पढ़ना है तो हम केमिकल काइनेटिक्स से ही पढ़ेंगे। चलिए अब आगे बात आती है, सबसे पहले तो एक ही चीज हमारे पास आ गई, रेट ऑफ ए रिएक्शन। इसी से सारी शुरुआत होती है इस केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर की। रेट ऑफ ए रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ ए रिएक्शन, रेट को सिंपली मैं कहूंगा स्पीड ऑफ ए रिएक्शन। स्पीड ऑफ ए रिएक्शन, एक रिएक्शन की स्पीड क्या होती है, रेट ऑफ ए रिएक्शन। यहां से हमारी सारी कहानी शुरू होगी। देखो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, बिल्कुल सही बात है। जब एक रिएक्शन हो रही होती है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही होती है, लेकिन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही होती है। जैसे जैसे आपकी रिएक्शन प्रोसीड होती है टाइम के साथ, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही होती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही होती है। तो किसी रिएक्शन में आपका रिएक्टेंट किस रेट से कम हो रहा है या आपका प्रोडक्ट किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, उससे पता लगेगा आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ किस रेट से कम हो रही है या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कैसे, ऑब्वियसली रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। अच्छा, ये नहीं कि सिर्फ आप रिएक्शन का रेट निकालना चाह रहे हो तो आप रिएक्टेंट के टर्म में भी निकाल सकते हो, प्रोडक्ट के टर्म में भी निकाल सकते हो, क्योंकि जिस रेट से आपका रिएक्टेंट डिक्रीज होगा उसी रेट से आपका प्रोडक्ट आगे बढ़ेगा। तो चलिए अब बात करते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म्स में। देखो, सबसे पहले तो वही रेट ऑफ द रिएक्शन पता लगाने से पहले हमें इनके रेट की बात करनी पड़ेगी। एक रिएक्टेंट का रेट क्या है डिक्रीज होने का, उसका रिएक्ट करने का, एक प्रोडक्ट का रेट क्या है फॉर्म होने का। तो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और एक होगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सिंपली मैं लिखूंगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन में टाइम टेकन।
कितने टाइम में आपकी कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया। अब क्योंकि रिएक्टेंट है उसकी डिक्रीज होगी, इसलिए हम इसके आगे माइनस का साइन लगा देंगे। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट सेम इसी तरह से, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में टाइम टेकन, क्योंकि प्रोडक्ट की बढ़ेगी तो उसके आगे पॉजिटिव साइन लगेगा, प्लस का साइन। तो ये तो हमारा होगा कि रेट रिएक्टेंट के रिएक्ट करने का रेट क्या है या प्रोडक्ट के फॉर्म होने का रेट क्या है। चलिए उसके बाद आगे बात करते हैं डिटेल में। तो सिंपली अगर हम रेट की बात करें तो क्या है रेट, व्हाट इज रेट? इट कैन बी डिफाइंड एज, it can be defined as decrease in concentration of reactant or increase in concentration of product with time। ठीक है भाई। तो उसका आगे रेट जो होता है, अगर मैं इसको ग्राफ से दिखाऊं तो देखिए इधर हमने ले ली कंसंट्रेशन, ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ले ली हमने, इधर हमने ले लिया टाइम। देखो भाई इनिशियली जब हमारा टाइम बिल्कुल जीरो या रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगी। सपोज मैं उसको R नोट से नोट करता हूँ, जैसे जैसे टाइम बीतेगा वो कंसंट्रेशन मेरी डिक्रीज होगी। एक चीज तो आप ये देखिए एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है, और दूसरा जीरो नहीं हो रही है वो कंसंट्रेशन। जब आपका टाइम इनफाइनाइट हो जाता है तब भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जीरो नहीं होती। इसका मतलब क्या है, आपका रिएक्टेंट कभी भी जीरो को अप्रोच नहीं करेगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जीरो को अप्रोच नहीं करेगी, मींस कभी भी 100% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, थ्योरेटिकली भी नहीं, हम ग्राफ में नहीं दिखा पा रहे। चलिए उसके बाद अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं, इधर मैंने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ले ली, इधर टाइम ले लिया। जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी तो मेरा प्रोडक्ट, हाँ प्रोडक्ट भी तो जीरो, रिएक्शन स्टार्ट ही हुई है तो प्रोडक्ट तो जीरो ही होगा। जैसे जैसे टाइम बीतेगा एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा, और एक टाइम बाद इसकी कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट हो जाएगी। मींस इनफाइनाइट अगर मैं देखूं, जब टाइम इनफाइनाइट हो जाता है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मींस एक टाइम बाद आपके प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट हो रही है एक टाइम बाद, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट हो रही है, मींस टाइम के साथ कोई चेंज नहीं आ रहा। इसका मतलब एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन मेंटेन हो जाएगी। इसका मतलब सुनो रे, जरूरी नहीं है कि आपकी रिएक्शन ये कहा जाए कि कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है तभी इक्विलिब्रियम आएगा। अगर देखा जाए तो लैब में आपकी जितनी भी रिएक्शंस होती हैं कभी भी उनमें 100% या एक तरफ नहीं होती, वो 100% थोड़ा बहुत उनमें इक्विलिब्रियम, वो बात अलग है किसी में 98% रिएक्शन होने के बाद इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा है, किसी में 99% होने के बाद अटेन हो रहा है, लेकिन जरूर इक्विलिब्रियम जरूर अटेन होता है। तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब आपके प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट हो जाएगी, रिएक्टेंट भी, और इसी कंडीशन को आप इक्विलिब्रियम बोलते हो कि जब टाइम के साथ ऑब्जर्वेबल्स लाइक कंसंट्रेशन होगी, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, इस तरह के चेंजेस होने अपीयर होने बंद हो जाते हैं, तो उसको हम उस कंडीशन को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो चलिए उसके बाद आगे आता है भाई, रेट दो टाइप का होता है, रेट दो तरह का होता है, टू टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन सा देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन सिंपली स्पीड ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं, स्पीड ऑफ रिएक्शन एक ही बात। रेट ऑफ रिएक्शन दो तरह का होगा, एक होगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और दूसरा होगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए वैसे तो आप 11th क्लास में फिजिक्स में पढ़ चुके हो, फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा था एवरेज रेट, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या फर्क था दोनों में? देखिए पहली बात तो आप ये समझिए कि कभी भी एवरेज सच नहीं होता, एवरेज तो हमेशा ही झूठ होता है, कभी भी सच नहीं होता, एवरेज हमेशा झूठ होता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज मैंने कहा कोई आदमी या कोई ट्रेन
मुंबई से चली और उसको दिल्ली आना है, और सपोज मैं कहता हूं कि 3000 किलोमीटर की दूरी थी और उसने 30 घंटे में 30 आवर्स में उसने वो कवर कर ली, तो उसकी स्पीड क्या होगी? आप लोग सिंपली बोलोगे डिस्टेंस बाय टाइम 3000 बाय 30, और आपने कहा 100 किलोमीटर पर आवर, जबकि जरूरी नहीं है वो आपकी ट्रेन पूरे के पूरे 30 घंटे 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली हो सकता है किसी स्टेशन पे वो रुकी भी हो, वहां उसकी स्पीड बिल्कुल जीरो भी हुई हो सकता है कहीं पे सिग्नल ना मिला हो वहां भी रुकी हो, या हो सकता है कहीं पे वो किसी वजह से 30 किलोमीटर पे भी चली हो, 40 पे भी चली हो, और हो सकता है जब उसको ट्रैक खाली मिल गया तो उसने 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मींस हमने तो कहा है कि वो ऑन एंड एवरेज वो टोटल डिस्टेंस बाय मींस वो 3000 किलोमीटर 30 घंटे में आएंगे, तो हम मान के चलते 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड चाहिए, एवरेज निकाला हमने, जो कि एक झूठ है, एवरेज कभी सच नहीं होता। इसी तरह से हम लोग एक रिएक्शन का रेट जब निकालते हैं तो रिएक्शन के रेट एवरेज रेट की जब मैं बात करूंगा तो क्या करते हैं, इसको मेरे पास ये किसी भी रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन और ये मेरे रिएक्टेंट की फाइनल कंसंट्रेशन है, और जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था तो कंसंट्रेशन ये थी, जब टाइम t इज इक्वल टू t है तो कंसंट्रेशन मेरे पास ये है। तो टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन कितना आया? टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन, टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में टोटल टाइम कितना आया भाई? टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन देखें तो R फाइनल माइनस R इनिशियल अपॉन में T माइनस में 0। अब फाइनल कम होगी, इनिशियल ज्यादा होगी, डिक्रीज हुई, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन तो कम होती है, तो फाइनल प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन फाइनल उसका अमाउंट कम होगा, इसका ज्यादा होगा, तो कम में से ज्यादा घटाएंगे तो पहली बात तो वो हमारा जो चेंज है वो नेगेटिव आ जाएगा। दूसरी बात डेल्टा टी लिख दो या इसको टी लिख दो, एक ही बात है, या मैं इसको T1 ले लेता हूँ, इसको T2 ले लेता हूँ, कुछ भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, तो वो हमारा डेल्टा टी आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो रेट निकलेगा दैट इज द एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। ये आप थ्योरेटिकली निकाल सकते हो, सिंपल फॉर्मूला लगाओगे, आपको कंसंट्रेशंस गिवन होंगी दोनों, बस आपको कंसंट्रेशन फाइनल में से इनिशियल डिक्रीज करनी और नीचे टाइम का चेंज लेना, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, देखो सबसे पहली बात तो आप इसको थ्योरेटिकली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, थ्योरेटिकली आपको कोई फॉर्मूला नहीं है इसके पता करने का कि आप ऐसा ही कोई फॉर्मूला लगा दो और ये आपको मिल जाएगा। एक्चुअली में इंस्टेंटेनियस होता क्या है? एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। अब वो पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम को मैं डिफाइन कैसे करूंगा? डेफिनेशन क्या है पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम? डेफिनेशन बताओ क्या? कोई डेफिनेशन नहीं है, एक भाव है सिर्फ कि जब डेल्टा टी चेंज इन टाइम 0 को अप्रोच कर जाता है, इतना स्मॉल टाइम चेंज लगभग 0 को अप्रोच कर रहा है, उस टाइम में जब आप रेट निकालोगे दैट इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखिए प्रैक्टिकली अगर हम बात, ना थ्योरेटिकली पॉसिबल है ना वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो इतना स्मॉल टाइम चेंज जिसको हम ऑब्जर्व लगभग 0 के बराबर है, तो हम उसका रेट कैसे निकालेंगे? ना ही कोई इंस्ट्रूमेंट हमारे पास ऐसा है जिससे हम ये रेट निकाल सकते, तो फिर तरीका क्या है जिसके निकालने का? सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड है, ग्राफिकली इंस्टेंटेनियस। चाहे आपने वहां इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाली थी, एक्सेलरेशन निकाला था, वो भी आप ग्राफिकली निकालते हो, और रेट ऑफ रिएक्शन भी आपका ग्राफिकली निकलेगा। कैसे? देखिए आपको भिन्न टाइम्स पे भिन्न रिएक्शन के रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन गिवन होगी, T1 टाइम पे, T2 टाइम पे, T3 टाइम पे, T4 टाइम पे, ये आपको कंसंट्रेशंस गिवन होंगी। और यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं, सपोज ये हो गया, उसने आपको कहा कि एक बहुत स्मॉल T3 और T4 के बीच में जो टाइम का चेंज है वो लगभग 0 हो जाए, और उस पॉइंट पे आपको किसी भी एक पॉइंट पे आपको रेट निकालना है, इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे? आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको उस पॉइंट पे एक स्लोप डालना है, और वो स्लोप जहां तक इसको टच कर रहा होगा उसको आपने नीचे लेना है, नीचे टाइम के साथ मिलाना है आपको उसने, और
ऐसे ही आपने उसको रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वाले एक्सिस पे मिलाना है। तो ये जो आएगा यहाँ से दिस इज डेल्टा आर, और यहाँ से जो ये आएगा दिस इज डेल्टा टी। इसका जो स्लोप है वो कैसे निकलेगा, ये जो स्लोप है ये कैसे निकलेगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी और इसका स्लोप होगा सेम वही डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। अब देखो डिफरेंस क्या होगा जी, वो भी डेल्टा आर बाय डेल्टा टी था। जब हमारा डेल्टा टी जीरो को अप्रोच कर जाएगा तो उस टाइम हम डेल्टा आर को डी आर से डिनोट करेंगे और डेल्टा टी को डी टी से डिनोट करेंगे। जब टाइम या लिमिट जीरो को अप्रोच करते हैं भाई तो डेल्टा डी में कन्वर्ट हो जाता है, डेल्टा को हम डी से डिनोट करते हैं। यानी कि इस केस में हमारा जो रेट होगा वो डी आर बाई डी टी होगा, माइनस के टर्म्स में होगा, माइनस का साइन आ जाएगा, और जो रेट होगा उसको हम लिखेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ये तो रिएक्टेंट का होगा, रिएक्टेंट किस हिसाब से डिक्रीज कर रहा है, प्रोडक्ट किस हिसाब से इंक्रीज कर रहा है, वो डीपी अपॉन में डीटी। तो ये हमारे पास दो रेट हो जाएगी। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आप क्या लिखोगे, इट इज डिफाइंड एज द change in total change in concentration, total change in concentration of reactant to total time taken, to total time taken। और इसको आप क्या लिखोगे, rate of a reaction, rate of a reaction at a particular इंस्टेंट ऑफ टाइम, ये हो जाएगा। तो ये हमारे पास दो रेट हो जाएंगे। अच्छा हाँ, एक चीज और रहेगी कि रेट की यूनिट क्या होंगी, रेट की यूनिट्स क्या होंगी। देखिए चाहे आप कोई भी रेट निकाल रहे हो, रेट तो हमेशा एक चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम है, चाहे रिएक्टेंट की टर्म में चाहे प्रोडक्ट की टर्म में। तो चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो आप कक्षा 11 में आपने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में कि सेम नेचर की क्वांटिटीज को आप ऐड कर सकते हो और सेम नेचर की क्वांटिटीज को आप सब्ट्रैक्ट कर, टाइम में से टाइम ही घटा सकते हो, टाइम में से कभी मास नहीं घटा सकते। तो टाइम में से टाइम जब घटेगा, टी में से टी जब घटेगा, टाइम में से टाइम, तो जीरो नहीं बचेगा, टाइम नहीं बचेगा। ऐसे ही जब कंसंट्रेशन में चेंज आएगा तो वो भी कंसंट्रेशन ही बचेगी। तो इधर भी कंसंट्रेशन की यूनिट होगी और नीचे टाइम की यूनिट होगी। कंसंट्रेशन आपने मोल पर लीटर में होगी तो ऊपर मोल पर लीटर हो जाएगा, टाइम नीचे सेकंड आपने जो भी दिया होगा उसके हिसाब से आपके रेट की यूनिट आ जाएगी। चलिए ये हो गया हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन के बारे में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम एक न्यूमेरिकल करते हैं कि किसी आपको कंसंट्रेशन जब गिवन होगी तो रेट कैसे निकालते हैं। तो चलिए देख लो इसको एक बार। चलिए न्यूमेरिकल करते हैं। चलिए सपोज एक क्वेश्चन हमारे पास, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट in a reaction changes from 0.1 molar to 0.05 molar in 5 minutes. Calculate the average rate of reaction by सिंपली कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। सपोज ये क्वेश्चन आपको दे दिया, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा, आपको रेट निकालना है वो भी एवरेज। तो आपको कुछ नहीं करना, रिएक्टेंट की फाइनल कंसंट्रेशन लेनी है,
माइनस रिएक्टेंट इनिशियल कंसंट्रेशन लेनी है और आपको टोटल टाइम लेना है। फाइनल कंसंट्रेशन कितनी गई है? चेंजेस फ्रॉम मींस ये तो आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशन होगी 2, कहां तक चला गया? यहां तक, ये आपके पास फाइनल कंसंट्रेशन होगी। आइए 0.05 माइनस 0.1 और कितना आ जाएगा 5 मिनट्स, तो ये कितना आ जाएगा 0.1 में से 0.5 घटा लो तो ये आएगा वही 0.05 बचेगा, 0.05 माइनस का बचेगा अपॉन में 5 हो जाएगा, तो कट के कितना आ जाएगा ये 0.01 ये आ जाएगा। अच्छा दूसरी बात, यहाँ तो माइनस का साइन आएगा, रेट कभी भी माइनस में नहीं होता, रेट को हम लेते हमेशा प्लस में ही, तो एवरेज रेट कितना आ जाएगा 0.01, ये आ गया मिनट में। टाइम सपोज वो आपको कहते हैं सेकंड में लेना चाहिए, तो भी आप क्या करोगे 0.05 अपॉन में 60 सेकंड हो जाएगी, इसको सोल्व कर लेंगे, कितना आएगा ये हो जाएगा नीचे 100 हो जाएगा और साथ में 60 हो जाएगा, तो जो भी है इसको डिवाइड कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे, तो फाइनल हमारे पास जो आंसर है वो टाइम को सेकंड में लेने के बाद आ जाएगा। ये हमारे पास जनरली एक सिंपल सा न्यूमेरिकल था जो आता नहीं है कभी भी पेपर में, ऐसा न्यूमेरिकल कभी नहीं आएगा। न्यूमेरिकल आगे आएंगे ऑर्डर पे और जो हाफ लाइफ टाइम और उन पे आएंगे न्यूमेरिकल सब। ये जस्ट हमने एक सिंपल सा न्यूमेरिकल। चलिए उसके बाद आगे बात करते हैं। ये तो था हमारे पास रेट ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ प्रोडक्ट, मींस वो आपका रिएक्टेंट किस रेट से डिक्रीज कर रहा है और आपका प्रोडक्ट किस रेट से बन रहा है। लेकिन हमने तो बात करनी है रेट ऑफ रिएक्शन की, तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, क्या वो दोनों अलग अलग चीजें? अगर हाँ तो फिर क्या उनमें कोई रिलेशन है? आइए वो दोनों चीजें देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन और उनके रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ डिक्रीज वो किस तरह से आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। सपोज हमने एक जर्नल से इक्वेशन ली, N2 प्लस में 3H2 gives 2NH3। सबसे पहले तो आप जब भी केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि जो भी इक्वेशन आप यूज कर रहे हो वो हमेशा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स आपको पता होने चाहिए। अगर आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है तो फिर आप केमिकल काइनेटिक्स नहीं पढ़ सकते उसके लिए। चलिए ये क्या कह रही है रिएक्शन मींस जितने टाइम में नाइट्रोजन का 1 मोल रिएक्ट कर रहा है उतने ही टाइम में हाइड्रोजन के 3 मोल रिएक्ट कर रहे हैं और उतने ही टाइम में अमोनिया के 2 मोल फॉर्म हो रहे हैं। सपोज ये रिएक्शन मैंने कहा 30 मिनट्स में हो रही है, सपोज ये 30 मिनट्स में हो रही है, तो 30 मिनट में इसका तो 1 मोल रिएक्ट कर रहा है और 30 मिनट में इसके 3 मोल रिएक्ट कर रहे हैं और 30 मिनट में इसके 2 मोल बन रहे हैं। तो पहली बात तो आप ये समझिए, इसके रिएक्ट करने का रेट और इसके रिएक्ट करने का रेट क्या दोनों बराबर है? नहीं बराबर कैसे? वो तो आधे घंटे में 1 ही मोल रिएक्ट कर रहा है, ये आधे घंटे में 3 मोल रिएक्ट कर रही है, तो हम कहेंगे इसका रेट फास्ट, ये इसका ज्यादा रेट है और इसका जो रेट है वो स्लो है और इसका जो रेट है वो तो है ही प्रोडक्ट। अब देखो सबसे पहली बात तो आप लोग एक चीज और समझिए कि जब एक रिएक्शन में रिएक्टेंट होंगे ही मॉलिक्यूल तो एक से ज्यादा ही होंगे, एक आपका स्लो चल रहा है एक आपका फास्ट चल रहा है, भले ही वो 30 सेकंड में लेकिन 30 मिनट में वो तीनों रिएक्ट कर रहे हैं, एक रिएक्ट कर रहा है। आगे चल के हम ये भी पढ़ेंगे कि अगर कोई रिएक्शन ही एक से ज्यादा, ये तो मोल ये तो स्पीशीज होगी अलग अलग जो या स्लो या फास्ट रिएक्ट कर रही है, आगे चल के हम पढ़ेंगे कि रिएक्शन अगर एक से ज्यादा स्टेप में हो रही होती है तो फिर वहां उसका रेट कैसे निकालेंगे। तो देखिए ये फास्ट रिएक्ट कर रहा है ये स्लो रिएक्ट कर रहा है, तो एक बात तो हमें समझ आ गई कि रिएक्टेंट का आपस में रिएक्ट करने का रेट जो है वो बराबर नहीं है और जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन का रेट है वो भी रिएक्टेंट के बराबर नहीं है। तो अच्छा अगर मैं बात करूं H2 प्लस में I2 gives 2HI, इस रिएक्शन की अगर मैं बात करूं और यहां मैं देखूं तो जितनी देर में इसका 1 मोल रिएक्ट कर रहा है उतनी देर में इसका 1 मोल रिएक्ट कर रहा है, मींस अगर ये रिएक्शन 1 घंटे में हो रही है 1 घंटे में इसका भी 1 मोल रिएक्ट कर रहा है इसका भी 1 मोल रिएक्ट कर रहा है। हाँ अब मैं कह सकता हूं कि इसका रेट ऑफ इसके रिएक्ट करने का रेट और इसके रिएक्ट करने का रेट दोनों बराबर है क्योंकि दोनों के स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बराबर है। तो एक तो आप ये समझिए कि कभी भी
आपका जो हम ये जरूरी नहीं है ये कहीं हमेशा कि एक से ज्यादा रिएक्टेंट जब हमारे पास है तो उनके रिएक्ट करने का रेट हमेशा बराबर होगा, हो भी सकता है अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट उनके बराबर है तो रेट बराबर हो भी सकता है, और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अगर बराबर नहीं है तो उनका रेट बराबर नहीं होगा। ऐसे ही फॉर्मेशन के लिए बात है वो उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो अब देखिए भाई रेट ऑफ सिंपली अगर मैं इसके रिएक्ट करने का रेट देख रहा हूं तो मेरे को इसकी कंसंट्रेशन को कंसीडर करना है। जब मैं इसके लिए बात कर रहा हूं तो मेरे को इसकी कंसंट्रेशन की बात करनी है, और इसके लिए बात कर रहा हूं इसके फॉर्मेशन के रेट की बात कर रहा हूं तो मैं इसकी कंसंट्रेशन को ऑब्जर्व करूंगा। लेकिन जब मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा हूं तो मैं इससे भी निकाल सकता हूं, मैं इससे भी निकाल सकता हूं, मैं इससे भी निकाल सकता हूं, और किसी भी रिएक्शन का रेट किसी भी रिएक्टेंट से निकाला जाए या किसी भी प्रोडक्ट से निकाला जाए वो हमेशा ही बराबर आना चाहिए। अब देखिए अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन कहूं इसके रेट के बराबर होगा तो इसका रेट तो जो है वो स्लो है, और इसके रेट के बराबर कहूं तो इसका रेट जो है वो फास्ट है। तो अब किसके रेट के अकॉर्डिंग होगा, तो पहले तो मेरे को एक ऐसा काम करना पड़ेगा कि जब मैं रेट ऑफ रिएक्शन को इन तीनों के लिए पहले बराबर लिख के लाऊं। अब बराबर कैसे लिखा जाएगा, देखिए अगर मैं इसके लिए बात करूं रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2, उसको आप सिंपली क्या कहोगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन अपॉन में डेल्टा टी। और अगर मैं कहूं रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन तो वो हम कहेंगे माइनस डेल्टा H2 बाय डेल्टा टी। और इसी तरह से अगर मैं कहूं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 वो हमारे पास हो जाएगा डेल्टा NH3 की कंसंट्रेशन ऑन में। अब देखिए ये तीनों ही वैल्यू अलग अलग आएंगे हमारे पास, क्योंकि इसका देखिए आधे घंटे में इसका 1 मोल, तो इसके लिए अगर मैं बात करूं तो इसका 1 - 0 तो इसका 1 अपॉन में 30 मिनट आ रहा है। इसके लिए अगर मैं बात करूं तो इसका 3 अपॉन में 30 मिनट आ रहा है, और इसके लिए बात करूं तो 2 अपॉन में 30 मिनट आ रहा है। तो दोनों का तीनों का जो रेट है वो रिएक्ट करने का या फॉर्म होने का तीनों का रेट अलग अलग है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन तो चाहे आप किसी भी टर्म में निकालो वो तो हमेशा बराबर आना चाहिए। अब पहले मैं क्या करूं कि इन तीनों का ये रिएक्ट करने का रेट आपस में बराबर हो जाए, तो पहले तो मेरे को इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बराबर करने पड़ेंगे। और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कैसे बराबर होंगे, मैं सबके एक एक के लिए निकालता हूं। इसके 1 मोल के लिए पहले इसके 3 मोल के लिए रेट है ये, लेकिन अगर मैं इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इस तरह से आगे डिवाइड कर दूं 1/3 कर दूं, इधर आप अगर 1/3 करोगे 1/3 इनटू में 3/30 तो ऊपर वाले के बराबर आ जाएगा। और इसको भी अगर आप इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दोगे 1/2 इनटू में 2/30 तो अब इन तीनों का बराबर आ जाएगा, और ये जो होगा ये आपका रेट ऑफ द रिएक्शन होगा। दिस इज द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो अब तो एक तो आपको समझ आ गया होगा कि रेट ऑफ द रिएक्शन में किसी की भी टर्म्स में